हाँ भाई, आवाज आ रही है आपको? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा नीरज, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड गुड इवनिंग इवनिंग। काव्या, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग टू ऑल। चलो भाई, सर आ रही ब्रेक। है आवाज आप? आवाज आ रही? बहुत अच्छी बात। अगर ब्रेक लेना है तो जल्दी से 2 मिनट के अंदर ब्रेक लेके आ जाओ, ठीक है? फिर तीन स्टार्ट चार करो। मिनट की दे दो। हाँ ठीक है, ठीक है, ओके बेटा। गुड इवनिंग मानसी, गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग मानसी, गुड इवनिंग आशीष। अविनाश के सर में। अच्छा अविनाश, ठीक है, तो फिर आप बाद में देख लेना रिकॉर्डेड वाली, ठीक है? आप आराम कर लो, ठीक है? चलो भाई। गुड इवनिंग कृतिक। गुड इवनिंग कृतिकी, गुड इवनिंग सिमरन, गुड इवनिंग टू ऑल। चलो भाई, जल्दी से ब्रेक लेके आओ, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? यस सर। तो सर एक शायरी हो जाए, अरे यार मुशायरा चल रहा है क्या सर? एक शायरी हो जाए। चलो देखो, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोगों ने 3 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को रीड कर लिया था, राइट? याद है सबको? अच्छा बच्चे भी आए नहीं होंगे, चलो चलो ठीक है, ठीक है, मैं वेट कर लेता हूँ, ठीक है? चलो भाई, आ जाओ सब, फिर स्टार्ट करें। कैसे रही क्लास आपकी बेटा? तब तक चलो चैप्टर का नाम लिख देते हैं, ठीक है? चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, सॉल्यूशन हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे, जो कि इस कलर से लिखेंगे। और टॉपिक हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे थे? हम लोगों ने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ ली थी, 3 पढ़ ली थी, फ्रीजिंग पॉइंट। आज हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे, या ऑस्मोटिक प्रेशर रहने दो। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो कितना कितना हो गया था, याद दिला भाई, किसी को याद है क्या? अच्छा नीरज, चलो ठीक है, बताते रहेंगे तुम्हें। सॉल्यूशन चैप्टर चल रहा था बाकी, तो अब जो छूट गया है वो एकदम से पूरा तो नहीं बता पाएंगे, ठीक है? बट फिर भी हम बताते हैं, ठीक है? चलो। यस सर। हाँ, चलो एक सेकंड। तो देखो, आज हम लोग क्या करेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को खत्म करेंगे, ठीक है? मतलब ये सॉल्यूशन चैप्टर को पूरा फिनिश करेंगे, और इसके अंदर हम लोग बॉन्ड ऑफ फैक्टर और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है? तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या पढ़ेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ेंगे हम लोग। देन हम लोग इसमें बॉन्ड ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है? भाई आज तो कल बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे, काइंड ऑफ, आइसोटोनिक, आइसो, ये सब है ना, हाइपरटोनिक वगैरह। इतने ही लिख लो, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड बॉन्ड्स ऑफ फैक्टर, और एबनॉर्मल मोलर मास वगैरह भी लिख सकते हो आप। ये अपने टॉपिक रहेंगे आज के, ठीक है? एबनॉर्मल मोलर मास एक्सेट्रा, उसी के अंदर टॉपिक है, बट फिर भी ठीक है। चलो आगे ना सब लोग, स्टार्ट करें बेटा? यस सर सर। ठीक है, तो चलो, अब आपको करना क्या है, बस आपको एक छोटी सी हेडिंग डालनी है। हेडिंग डालिए आप लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है? जल्दी से हेडिंग डालो, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर आपको पहले ऑस्मोसिस समझनी पड़ेगी कि ऑस्मोसिस क्या होता है। किसी बच्चे को पता है कि ऑस्मोसिस क्या होता है? किसी बच्चे को पता है क्या? देखो, अगर नहीं पता तो आप क्या करो, पहले आपको एक डायग्राम बनाते हैं, फिर समझाते हैं, ठीक है? ऐसा करो। फ्लो ऑफ लिक्विड, वेदांत बोल रहा है। चलो ठीक है, अभी देखते हैं वेदांत क्या कहना चाह रहे हो आप। देखो, अगर मैं क्या करूं, यहाँ पे एक बढ़िया सा ऐसे डायग्राम बनाऊं, ठीक है?
और डायग्राम बेटा जैसा हम बनाते हैं वैसे ही आप लोग भी बनाया करो, ठीक। यस सर। थोड़ा सा तिरछा हो गया साइड में है ना, वो देख लेना अपने आप। हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, हाँ अब सही बताया आपने। ठीक है, अब क्या करो आप यहाँ पे ऐसे ऐसे थोड़ा सा ब्रेक कर लो, ऐसे मान लो इतना इधर, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, इसे बीच में ऐसे डिवाइड कर दो, लाइक ऐसे, मतलब ये बहुत छोटे छोटे पोर्स होंगे, अब क्योंकि हम डायग्राम बना रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसे कर दो, ठीक है। छोटे छोटे पोर्स है और इनमें क्या लिक्विड फिल है, ठीक है। लिक्विड का मतलब क्या हुआ, इसका जो बीकर का ये वाला साइड है इसमें भी लिक्विड है, लिक्विड है। मान लो यहाँ पे हमने क्या करा, एक लिक्विड भर दिया, ठीक है। बहुत ध्यान से बस आप डायग्राम बनाते जाओ और समझते जाओ हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। और एक डायग्राम, एक इधर भी लिक्विड भरो, इसमें क्या है, एक तो ब्लू वाला कलर जो इसे भरी दो आप, ठीक। एक तो ये वाला कलर भरो, देन उसके बाद इसमें एक कलर और आप भर दो, एक कलर का सोल्यूशन और। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों है, मतलब सॉल्यूशन है यहाँ पे, ठीक है। और जो राइट वाला है उसमें क्या है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि ये बात आपको लिखनी भी पड़ेगी, ठीक है, क्या कि ये क्या है, ये आपका प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। और सॉल्वेंट सॉल्यूट क्या होता है वो आपको पता है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, ये क्या, ये आपका सॉल्यूशन, दिस इज योर सॉल्यूशन। अगर पूछे ये क्या लगा हुआ है, ठीक है, तो ये बेटा एसपीएम है। एसपीएम का मतलब क्या होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बायो में आप सबने थोड़ा बहुत कभी तो 10th वगैरह में सुना ही होगा, ठीक है। एसपीएम का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। देखो यस अपने सर। घरों में बेटा जो आरओ लगे होते हैं, आरओ, अपने घर में जो आरओ लगे होते हैं, उन आरओ में भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ही लगी होती है, आई बात समझ में। और उन्हीं में से पानी जो है छन के हमें मिलता है। उससे होता है क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या करती है कि सॉल्यूट को रोक लेती है, मतलब वो इतनी ज्यादा थिन होती है कि उस सॉल्यूट पार्टिकल को पास ही नहीं होने देती है, ठीक है। तो सिर्फ सॉल्वेंट सॉल्वेंट हम लोग को एकदम प्योर पानी मिलता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अगर प्योर सॉल्वेंट का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करना जो होता है उसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। मेरी बात फिर से सुनो, प्योर सॉल्वेंट का सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन की तरफ फ्लो जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आप ऐसे फ्लो दिखा दो, ठीक है। सर इसकी डेफिनेशन लिखा दोगे एक बार आप? हाँ बेटा अभी लिखवाएंगे डेफिनेशन। अरे भाई सारे कलर यूज कर लिए क्या हमने, चलो ग्रीन वाला ले। पहले तो आपको एक ऐसे करके फ्लो दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके एक फ्लो दिखाओ कि आपका जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ जो फ्लो होता है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन उसी को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर के अंदर, ये तो अपनी हम लोगों का मेन क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी फोर्थ, ये फोर्थ ही तो है, पहली कौन सी थी, तीन फ्रीजिंग पॉइंट, हाँ ठीक है, चौथी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो आप इसमें पहले क्या करो, एक हेडिंग डालो ऑस्मोसिस, एक हेडिंग डालो ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस जो है उसके अंदर आपको कुछ बातें लिखनी पड़ेंगी, ठीक है। देखो लिखो ऑस्मोसिस में, लिखो द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम, अब बहुत ध्यान से देखना क्या लिखना है, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। लेकिन ब्रैकेट में देखो क्या लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है सॉल्यूट, सॉल्यूट की लोअर कंसंट्रेशन से सॉल्वेंट की लोअर कंसंट्रेशन में जो फ्लो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब मेरी बात सुनना एक बहुत कायदे से, एक बात बताओ, जब इधर तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट है, राइट साइड में अगर आपका प्योर सॉल्वेंट भरा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे सॉल्यूट बहुत ही ना के बराबर कह दो या बहुत ही एक दो पार्टिकल होंगे, है ना, नेग्लिजिबल। नेग्लेजिबल होंगे कि नहीं होंगे। तो यहाँ पे राइट साइड में जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन होगी वो कैसी होगी, बहुत लो होगी। इधर क्या है, ये तो बेटा आपका सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब इसमें क्या, इसमें तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही चीजें हैं, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन जो है कैसी होगी, हाई होगी। तो देखो क्या डेफिनेशन लिखी हुई है, द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट टू हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट। या तो आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हो, या आप क्या लिख सकते हो कि द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन वहां पे कंसंट्रेशन किसकी हो जाएगी, सॉल्वेंट की, ठीक है। तो दो तरीके से इसकी डेफिनेशन बनाई जा सकती है, एक तो सॉल्वेंट का फ्लो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, किसकी कंसंट्रेशन किसकी, सॉल्वेंट की, और दूसरा क्या,
कि लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ, लेकिन कंसंट्रेशन किसकी? सॉल्यूट की। ठीक है, तो कभी डर मत जाना कि अरे सर ने तो सॉल्वेंट का लिखवाया था हायर से लोअर, यहाँ तो लोअर से हायर है। आगे पूरी बात पढ़ना, ठीक है, इसे सॉल्यूट करो, ठीक कर लो। चलो भाई, इतना जल्दी से नोट कर लो। सबको समझ में आया कि ऑस्मोसिस क्या होता है? यस सर। ऑस्मोसिस का मतलब यह है कि अगर आप बीकर में एक बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा दो, ठीक है, और उसके राइट साइड में या लेफ्ट में किधर भी भर दो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमने डायग्राम में राइट में भरा, तो आप मान लो राइट में हमने क्या करा, प्योर सॉल्वेंट को फिल करा, और लेफ्ट में हमने सॉल्यूशन भर दिया। तो अब ये जो प्योर सॉल्वेंट है, ये थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो सॉल्यूशन की तरफ फ्लो करेगा, उसी फ्लो को हम लोग ऑस्मोसिस बोलते हैं। अभी भी हमने ऑस्मोटिक प्रेशर नहीं पढ़ा है, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर अभी बचा है, ठीक है। तो ऑस्मोसिस कर लो, तो बता दो अगर हो गया हो तो। सर हो गया। डायग्राम बना लिया? यस सर। यस सर। चलो ठीक, अब आ जाओ नेक्स्ट। एक तो भाई कीबोर्ड नहीं चलता टाइम पे। अब आ जाओ इस डेफिनेशन पे। अब हमें पढ़ना ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हेडिंग क्या पड़ेगी? अब पड़ेगी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। एक हेडिंग क्या पड़ी थी? एक पड़ी थी ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस हमने समझ लिया। अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो हमें पढ़ना है। उसके लिए आप क्या करो, एक डायग्राम फिर से बना लो। डायग्राम बेटा जरूर बनाना, ठीक है, क्योंकि डायग्राम आपको वहीं पे बनवा रहे हैं जहां पे नीड है, फालतू हम वैसे भी नहीं बनवा रहे हैं, ठीक। चलो, और यहाँ पे भी क्या करो, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, चलो हाथ से बना देते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये आपकी एसपीएम है, ये आपकी एसपीएम। एसपीएम का मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे फिर से हमने क्या भरा, यहाँ पे हमने फिर से क्या भर दिया, प्योर सॉल्वेंट। और यहाँ पे क्या भरेंगे? सॉल्यूशन, मतलब इसके अंदर सॉल्यूट भी होगा एंड सॉल्वेंट भी होगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, ठीक है। ये क्या है? ये अपने पास सॉल्यूशन है, ठीक है, दिस इज सॉल्यूशन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, मानसी फिर से लिखो, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। एसपीएम की फुल फॉर्म होती है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक। चलो, और ये क्या है? ये अपने पास प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक यहाँ पे पिस्टन लगाई, इसे थोड़ा सा इरेज कर दो, और अब यहाँ पे लिखो दो हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसे एक हमने क्या करा, एक पिस्टन लगाया बेटा, ठीक है, एक यहाँ पे पिस्टन लगाया। अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। ऑस्मोसिस क्या था? ऑस्मोसिस ये था कि बीकर में जो प्योर सॉल्वेंट जिधर भरा हुआ है, उस प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ जो फ्लो है, प्योर सॉल्वेंट का सॉल्यूशन की तरफ जो फ्लो है, उसी फ्लो को हम ऑस्मोसिस बोल रहे थे। हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट से लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्वेंट, या फिर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से टू द हायर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, इसे तो हम ऑस्मोसिस बोल रहे थे। अब बात क्या आ रही है, हम कह रहे हैं, फिर से सुनो मेरी बात, प्योर सॉल्वेंट जो तुम्हारा भरा हुआ है वो फ्लो हो रहा है किधर की तरफ? सॉल्यूशन की तरफ, थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब तुम्हें यहां पे कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा इस फ्लो को रोकने के लिए, उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। बोलो, मेरी बात समझ में आई? मतलब सॉल्यूशन साइड में, सॉल्यूशन के साइड में आपको कितना प्रेशर लगाना पड़ेगा कि ये फ्लो जो हो रहा है सॉल्वेंट से सॉल्यूट की तरफ, प्योर सॉल्वेंट का जो फ्लो हो रहा है सॉल्वेंट की तरफ, ये फ्लो रुक जाए। इसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलेंगे। लिख लो यहाँ पे जल्दी से, क्या लिखोगे? लिखो, लिखो द मिनिमम प्रेशर रिक्वायर्ड टू, हाँ लिखो द मिनिमम प्रेशर, लिखो विच इज, या फिर विच मस्ट बी अप्लाइड, which must be applied, which must be applied to the solution side to prevent osmosis, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन साइड में तुम्हें कितना मिनिमम प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा कि ऑस्मोसिस का जो प्रक्रिया चल रही है वो रुक जाए, जो फिनोमेना ऑस्मोसिस का हो रहा है वो रुक जाए। और ऑस्मोसिस का फिनोमेना है क्या? सॉल्वेंट का फ्लो किधर? टू द सॉल्यूशन साइड, ठीक है। बस नोट कर लो फटाफट जल्दी से, यही है।
इसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और अगर आपसे कोई पूछ दे कि ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट करते हैं, तो ध्यान रखना ऑस्मोटिक प्रेशर को बेटा डिनोट करते हैं पाई से। और पाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सी के। और पाई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इसे आप इक्वेशन ए मान लो, इसे मान लो इक्वेशन नंबर बी। फ्रॉम 1 and 2 लिख लो, फ्रॉम ए एंड बी। तो फ्रॉम ए एंड बी अगर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सी टी, या फिर पाई इज इक्वल, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो इज इक्वल लगाएंगे, और सी के बाद क्या होगा, एक कांस्टेंट लगेगा तो क्या हो जाएगा सी आर टी। तो आपको ये वाला फॉर्मूला बेटा याद रखना, पाई इज इक्वल टू क्या होता है सी आर टी। सर सी और टी क्या इसमें? सी कंसंट्रेशन है, लिखो यहाँ पे, लिखो सी क्या है, सी आपकी कंसंट्रेशन है, टी आपका टेम्परेचर है, और आर आपका क्या होता है, बता सकता है कोई आर क्या है? सर कांस्टेंट है ये। गैस कांस्टेंट, बिल्कुल सही, आर लिख लो गैस कांस्टेंट। ठीक है, सी कंसंट्रेशन, टी टेम्परेचर, और आर क्या आपका गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो हमारी जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थी बेटा वो फिनिश हो गई। ठीक है, अब आपको यस थोड़ी सर। सी चीजें और पढ़ानी है, उसके बाद हम लोग आज ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे एंड देन फिनिश, चैप्टर पूरा आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है, हो गया क्या नोट? एक बार हो जाए तो बता देना नोट अगर हो जाए। यस सर, रुक सर 1 मिनट रुको। ठीक है बेटा, आराम से कर लो। हो गया क्या बेटा, हो गया? Yes, sir. यस सर। लाइट चली, नीरज लाइट चली गई क्या तुम्हारे यहाँ की? यस सर। चलो कोई बात नहीं यार, एडजस्ट करो थोड़ा सा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ने हैं। ठीक है, मतलब टाइप वैसे तो आप पढ़ चुके हो आइडियल नॉन आइडियल, लेकिन आप समझो हम क्या कह रहे हैं। देखो, ऑस्मोसिस आपने पढ़ लिया, इसके बेसिस पे आप क्या करोगे, हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कि सॉल्यूशन जो है वो कितने टाइप का होगा। ठीक है, मान लो 2 सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन 1 को हमने क्या माना, इसका हमने ऑस्मोटिक प्रेशर जो है पाई 1 मान लिया, और जो आपका सॉल्यूशन 2 है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हमने पाई 2 मान लिया। ठीक है, अब इसी बेसिस पे कुछ डेफिनेशन है। पहली हेडिंग पड़ेगी आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आपसे पूछा जाता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, या फिर आपको कई सारे सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे, आपसे बोला जाएगा बताओ इनमें से आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन सा है। ठीक है, तो ऐसे 2 सॉल्यूशन, जैसे मान लो एक बीकर में यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है, दूसरे बीकर में यहाँ पे कोई सॉल्यूशन है, तो ऐसे 2 सॉल्यूशन जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब कि सॉल्यूशन साइड में इधर भी कितना प्रेशर लगाना पड़ा, 5 एटीएम का, और सॉल्यूशन साइड में इधर भी कितना लगाना पड़ रहा है, 5 एटीएम का। तो अगर दोनों तरफ सेम प्रेशर लगाना पड़े, ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो गया। तो वो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या है, और आइसोटोनिक सॉल्यूशन है, यानी कि पाई 1 किसके इक्वल हो जाएगा, पाई 2। तो यानी कि ध्यान रखना, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आर दोस जिनमें ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है। ठीक है, उसके बाद आप हेडिंग डालो हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बेटा वो होते हैं जहां पे सॉल्यूशन इधर ऐसे लिख लेना। ठीक है, सॉल्यूशन आपका जो पाई 1 है वो ग्रेटर होगा किससे, पाई 2 से। मतलब पहले वाले सॉल्यूशन, जो पहला वाला जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा किससे, दूसरे वाले सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट इज हाइपरटोनिक। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे, सेकेंड इज हाइपोटोनिक। फर्स्ट इज हाइपरटोनिक, सेकेंड इज हाइपोटोनिक। ठीक है, चलो उसके बाद थर्ड हेडिंग डालो हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब बताओ भाई हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, बता सकता है कोई? जहां पर बताओ क्या होगा, पाई 2 जो है वो ग्रेटर देन हो किससे, पाई 1 से। तो हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट इज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, सेकेंड इज हाइपरटोनिक। अगर आपसे कोई पूछ दे हाइपरटोनिक का क्या मतलब है, हाइपरटोनिक का मतलब
जिसमें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें क्या है, प्रेशर आपका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, ठीक है, मतलब जिस भी सॉल्यूशन में वेपर प्रेशर ज्यादा होगा उसे हम लोग हाइपरटोनिक बोलते हैं, जिसमें कम होगा उसे हाइपोटोनिक बोलते हैं। इतना क्लियर है कि नहीं? आपके पास दो सॉल्यूशन है, मतलब ये तो चार हो गए, दो सॉल्यूशन है। तो अगर किसी एक सॉल्यूशन का आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो उसे हाइपोटोनिक, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। तो तीन टाइप के आपके सॉल्यूशन होंगे, एक आइसोटोनिक, एक हाइपरटोनिक और एक हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, हाइपोटोनिक वो होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है, ठीक है। इतना इतना ठीक है बेटा? यस सर। चलो भाई, इतना नोट कर लेना सबने? यस सर। चलो ठीक है, आ जाओ। तो अब हेडिंग डालो आप लोग, इसके बाद हेडिंग क्या पड़ेगी, इसका हेडिंग डालो आप लोग बॉन्ड ऑफ फैक्टर, ठीक है। आप हेडिंग डालो, देखो बॉन्ड ऑफ फैक्टर एंड abnormal molecular mass and abnormal molecular mass, ठीक है। ये हेडिंग रहेगी बॉन्ड ऑफ फैक्टर एंड abnormal molecular mass, ठीक है। लास्ट टॉपिक है बस, इसका क्वेश्चन करेंगे चैप्टर खत्म। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोगों ने बेटा दो टाइप के सॉल्यूशन पढ़ेंगे, एक आपके आइडिया, जीतू भैया एक सेकंड रुकना बेटा। हाँ भाई, आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। चलो, पंखा कंटिन्यू फेस पे चल रहा था तो हमें बड़ा डिस्टर्ब हो रहा था पढ़ाने में। चलो, तो बॉन्ड ऑफ फैक्टर हमें पढ़ना है, तो हम आपसे ये बोलने जा रहे थे कि बताओ, आपने जो है ये पढ़ रखा होगा कि क्या कहते हैं, क्या पढ़ रखा आपने कि आइडियल एंड नॉन आइडियल दो टाइप के आपने सॉल्यूशन पढ़े हैं। आइडियल Yes, सॉल्यूशन होते हैं जो ओबे करते हैं किसे, राउट्स लॉ को। नॉन आइडियल वो होते हैं जो राउट्स लॉ को नहीं मानते हैं, ठीक है। तो जो नॉन आइडियल होते हैं उनके अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी आई थी, एक पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, सबको याद है? सर राउट फ्लो मतलब क्या? अरे भाई साहब, अब राउट्स लॉ अगर इस टाइम, चलो ऐसा करते हैं, हम बताते हैं, आज ये चैप्टर फिनिश होने दो, राउट्स लॉ तुम्हें एक हम रिवीजन वीडियो करा देंगे, ठीक है। पूरा एक ही मतलब एक ही घंटे, डेढ़ घंटे, सवा घंटे में पूरा तुम्हें सॉल्यूशन रिवाइज करा देंगे, ठीक है। यस सर। ठीक है, तो मेरी बात सुनो। तो ऐसा था कि बाकी जिन बच्चों ने पढ़ा वो लोग सुनो, नीरज नीरज तुम्हें करा, तुम्हें क्या पूरे बच्चों के सबको एक बार रिवाइज करा देंगे पूरा चैप्टर एक ही वीडियो में, ठीक है। तो हम लोगों ने पढ़ा था एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन में बेटा क्या हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिव डेविएशन में एक्चुअल वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए उससे बढ़ जाता था, और नेगेटिव डेविएशन में एक्चुअल वेपर प्रेशर जितना आना चाहिए था उससे कम हो जाता था। तो बात ये आती थी कि भैया इसमें दिक्कत आ क्या रही है। तो जो तुम्हारे वॉन्टॉफ थे साइंटिस्ट, उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, उन्होंने कहा देखो इसमें दिक्कत आ रही आई की दिक्कत आ रही। आई है क्या, नॉर्मल नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, या फिर मोलर मास लिखो ज्यादा बढ़िया रहेगा, नॉर्मल मोलर मास अपॉन में आप क्या लिखोगे, एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल नॉर्मल मोलर मास अपॉन में एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। देन उसके बाद आई के फॉर्मूले को आप एक तरीके से और लिख सकते हो, क्या, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन में कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। आप ये वाला फॉर्मूला लिख सकते हो, ठीक। ठीक है, एक फॉर्मूला आप और लिख सकते हो, क्या, देखो, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स के टर्म में भी एक फॉर्मूला लिख सकते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर 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 डिसोसिएशन और एसोसिएशन, या फिर आफ्टर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन, ठीक है। और अपॉन में आप क्या लिखोगे, अपॉन में आप लिखोगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर
ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। ठीक है, तो आपको एक्चुअल में ये तीन फॉर्मूले में से ये तीनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं बस। ठीक है, देखो एक बात समझो, जो आपके बॉन्टॉफ थे उन्होंने क्या फॉर्मूला दिया, उन्होंने फॉर्मूला ये दिया, इन्होंने ये बताया कि एक्चुअल में देखो हो क्या रहा था, एक्चुअल में हो ये रहा था कि हम लोग जो बेटा क्या कहते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन देख रहे थे। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन में हो क्या रहा था कि हम लोगों को जितना हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे कि वेपर प्रेशर इतना आना चाहिए, वेपर प्रेशर कहीं कहीं पे उससे ज्यादा आ रहा था, और कहीं कहीं पे कैलकुलेशन हमारी क्या हो रही थी, वेपर प्रेशर कम आ रहा था, कैलकुलेशन ज्यादा आ रही थी। तो बॉन्टॉफ ने क्या बोला, बोला भैया तुम गलती क्या कर रहे हो कि नॉर्मल मोलर मास को एबनॉर्मल मोलर मास से डिवाइड करो, तब जाके यहाँ पे मामला ठीक बैठेगा, या फिर जो तुम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हें एब्जॉर्ब हो रही है, ऑब्जर्व जो तुम कर रहे हो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उन्हें तुम डिवाइड कर दो जो तुम कैलकुलेट कर रहे हो उससे, तो तुम्हें एरर समझ में आ जाएगी कि कितनी एरर है एक्चुअल में। ठीक है, तो इस वजह से हुआ क्या, इस वजह से बेटा जितने भी फॉर्मूले हैं ना वो सारे फॉर्मूले बदल जाएंगे। मतलब अभी तुमने जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, और क्या था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, इन सब के हम लोगों ने फॉर्मूले पढ़े, तो इन सब फॉर्मूलों को थोड़ा थोड़ा हम लोग चेंज कर लेंगे, और वो क्या चेंज होगा अभी हम तो बताते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने तुमसे स्टार्टिंग में बोला था कि बेटा वो वाले फॉर्मूले याद मत करना, क्योंकि उनमें थोड़ा थोड़ा गड़बड़ है, और वो गड़बड़ क्या है वो भी तुम बता देंगे। ठीक है, अब हम तुम्हें जो फॉर्मूले लिखवाएंगे उन्हीं सारे जितने हम लोगों ने चीजें पढ़ी उन्हीं सबके फॉर्मूले हम लोग लिखवाएंगे, उन फॉर्मूलों को तुम्हें ठीक से पढ़ना है। ठीक है, चलो भाई इतना नोट कर लिया सबने, कर लो जल्दी से, जल्दी से कर लो बेटा। 1 मिनट रुको। यस सर। हाँ इतना नोट करो फिर बताते हैं। तो बस बॉन्टॉफ ने क्या करा, जो फॉर्मूले हम लोगों ने कॉलिगेटिव, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी, तो उनके हम लोगों ने जो 4 फॉर्मूले निकाले थे उन चारों फॉर्मूलों को करेक्ट कर दिया किसने, बॉन्टॉफ ने। बस इतना सा काम इन्होंने करा और कुछ भी नहीं करा है। ठीक, हो गया बेटा? यस सर। चलो भैया, तो देखो ओके मानसी, ठीक है, अब आप क्या करो, यहाँ पे आप हेडिंग डालो कैलकुलेशन ऑफ आई। कैलकुलेशन ऑफ आई, कैलकुलेशन ऑफ आई। ठीक है, अब आई की हमें कैलकुलेशन करनी है, वो कैलकुलेशन कैसे करेंगे, देखो 2 केसेस पढ़ेंगे, एक तो हम पढ़ेंगे केस फर्स्ट, ठीक है, और दूसरा हम पढ़ेंगे केस सेकेंड। ठीक है, केस फर्स्ट एंड केस सेकेंड क्या है, जरा इसे बेटा कायदे से देखना। ठीक है, केस, अब भाई क्या हो रहा है, एक केस फर्स्ट पढ़ेंगे, एक हम लोग पढ़ेंगे केस सेकेंड, सुनते रहना। अब बहुत ध्यान से बेटा देखना, ठीक है, एक सेकंड रुकना बेटा। केस फर्स्ट में बेटा आप लिखो, केस फर्स्ट हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, फॉर डिसोसिएशन। केस फर्स्ट हम लोग पढ़ेंगे फॉर डिसोसिएशन, और केस सेकेंड हम लोग किसके लिए पढ़ेंगे, फॉर एसोसिएशन। फॉर डिसोसिएशन, फॉर एसोसिएशन। ठीक है, अब फॉर डिसोसिएशन एंड फॉर एसोसिएशन हमें देखना क्या है, देखो मान लो अपने पास कोई मॉलिक्यूल एन है, ठीक है, और वो टूट गया किसमें, वो डिसोसिएट हो गया किसमें, एन ए में। जैसे लाइक ये तो वही वाली बात हो गई, जैसे Cl2 है उसे तुमने डिसोसिएट कर दिया 2Cl नेगेटिव में, समझे, Cl2 को तुमने डिसोसिएट कर दिया किसमें, 2Cl नेगेटिव में। तो उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा वो तुम्हें बस देखना है। ठीक है, अब देखो बेटा फॉर्मूला हम लोग 2 जगह पे देखेंगे, एक तो जब अपने पास रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ मोल्स इनिशियल पे देखेंगे, और एक नंबर ऑफ मोल्स हम लोग कब देखेंगे, जब टाइम टी हो गया। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो भाई रिएक्टेंट तो कुछ ना कुछ रहा होगा, लेकिन जब रिएक्शन आई का मतलब इनिशियल टाइम, जब कुछ टाइम हुआ ही नहीं है तो प्रोडक्ट तो कुछ बना ही नहीं होगा, तो 0 हो गया। अब मान लो कि अपना प्रोडक्ट जो बना है वो टाइम टी पे कितना बन गया, nx बन गया, nx मतलब x बना, उसकी स्टोइकोमेट्रिक कुछ भी हो सकती है, 2 मोल बना, 3 मोल बना, 4 मोल बना, तुम्हारा टाइम टी पे प्रोडक्ट कितना बना, nx बना। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि एन हमारा रिड्यूस कितना हुआ, मतलब क्या इसे क्या बोलोगे तुम कि डिसोसिएट कितना हुआ, कितना हो जाएगा 1 माइनस का nx। कैसे, पहले कितना था 1, बाद में बना कितना प्रोडक्ट nx बना, तो कितना ये बचेगा रिएक्टेंट, 1 माइनस में से nx कर दो। आई बात समझ में कि नहीं आई? यस सर। रिपीट कर दो। एक बार फिर से देख लो, हमें ऐसा लगा तुम लोगों को समझ में नहीं आया। देखो मेरी बात सुनो, हम लोग 2 जगह पे बेटा रिएक्शन देखेंगे। डिसोसिएशन का मतलब समझ गए, Cl2 को डिसोसिएट कर दो 2Cl नेगेटिव में, एक हम Ni देखेंगे, एक हम लोग Nt देखेंगे। अब Ni का मतलब इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, तो जब I का मतलब इनिशियल टाइम, अब जब कुछ टाइम हुआ ही नहीं है तो रिएक्टेंट तो बेटा कुछ ना कुछ रहा होगा, रिएक्टेंट थोड़ा खत्म हो जाएगा, लेकिन जब अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं है तो प्रोडक्ट कुछ बना होगा, तो नहीं बना होगा तो 0 हो गया। अब मान लो टाइम टी पे प्रोडक्ट कितना बन गया, nx बन गया, मतलब x कोई प्रोडक्ट है, n क्या है उसकी स्टोइकोमेट्रिक, मतलब 2 मोल 3 मोल 4 मोल।
तो हम तुमसे पूछे रिएक्टेंट कितना बचा, तो पहले कितना था 1, तो 1 लिख लो, माइनस कर दो, कितना बन गया nx बन गया, तो nx माइनस कर दो। अब आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब तुमको बेटा आई का फॉर्मूला निकालना है यहाँ से। तो देखो आई का फॉर्मूला क्या होगा, पीछे पढ़ो क्या लिखा हुआ है, कह रहा है टोटल नंबर ऑफ मोल्स, थर्ड वाला फॉर्मूला देखो ये वाला, क्या कह रहा है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन। बताओ बेटा फॉर्मूला क्या लिखे, आफ्टर डिसोसिएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बताओ कितने होंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएशन के बाद। देखो ये वाले जो लिखे हुए हैं ये तो डिसोसिएशन से पहले के लिखे हैं 0 और 1, ये वाले जो लिखे हैं डिसोसिएशन के बाद के लिखे हैं, टाइम टी पे लिखे हैं ना। तो बताओ क्या लिखे हैं, 1 minus x 1 माइनस का क्या लिखे, nx 1 माइनस का nx या फिर 1 माइनस का x, कुछ भी लिख लो। एक सेकंड रुको बेटा, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या मैंने? अच्छा हम लोगों ने यहाँ पे n क्यों लिख दिया, रुको रुको, ये गड़बड़ हो गया, यहाँ पे x लिखो सर। सर ठीक है, 1 minus x upon n a प्लस का nx हो जाएगा और अपॉन में कितना आ जाएगा 1 + 0, अपॉन में 1 + 0, मतलब नंबर ऑफ मोल्स बिफोर या फिर आफ्टर। आप ऊपर ऊपर क्या रखते हैं, आफ्टर या बिफोर? पीछे देखो, सब सर इधर देखो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर, पहले ऊपर क्या रखेंगे आफ्टर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन जब हो गया अपने पास, जब अपने पास डिसोसिएशन हो गया बेटा, ठीक है, तो डिसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ मोल्स यही तो है, दोनों को ऐड कर दो, तो हमने 1 माइनस x प्लस nx कर दिया, अपॉन में बिफोर मतलब कौन से, ये वाले, तो 1 + 0 कर लो। ठीक है, तो फॉर्मूला आई का क्या निकल के आ गया, आई इक्वल टू बेटा क्या निकल के आया अपने पास, आई इक्वल टू निकल के आया 1 माइनस का 1 माइनस का x और प्लस का nx। ठीक है, 1 माइनस का x प्लस का nx, ये निकल के कब आया, ये निकल के आया तब जब हम लोग डिसोसिएशन के लिए पढ़ रहे थे। एसोसिएशन के लिए निकाल सकते हो फॉर्मूला, बताओ बेटा। देखो मान लो अपने पास मॉलिक्यूल पहले से क्या था, Na था, ठीक है, और वो एसोसिएट हुआ, बना मतलब किसमें, An में बन गया। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, यहां से अगर आप A की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा बताओ, A इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 अपॉन में n इंटू में An, यही तो होगा। ठीक है, तो इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालेंगे Ni पे इतना, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 0, इसका निकालो कितना हो जाएगा, बता दो बेटा, ये तो कितना हो जाएगा, अगर टाइम t पे निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, पहले इसका देख लो, ये कितना हो जाएगा x/n, मतलब x अगर बन गया तो x/n हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस का x। ठीक है, अगर आप यहाँ पे i निकालो कितना हो जाएगा 1 माइनस का x और प्लस का x/n, और i इक्वल टू फॉर्मूला क्या बनेगा 1 प्लस का 1 अपॉन में n माइनस का 1 इंटू में x, कॉमन ले लो, सॉल्व कर लो, यही फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक, तो ये दो फॉर्मूला आपको याद करने हैं भैया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इसलिए बहुत ध्यान से नोट कर लेना, कहीं पे ना समझ में हमसे अभी पूछ लो। ठीक है, एसोसिएशन और डिसोसिएशन के लिए दो फॉर्मूले हमें ये याद करने ही पड़ेंगे। ठीक है, बस इसके बाद थोड़े से आपको एग्जांपल लिखाएंगे, बस उसका हम लोग अपने क्या करेंगे, चैप्टर चालू कर देंगे। हेनरी लॉ और थोड़ा सा रह गया, हेनरी लॉ पढ़ के बस छोटा सा एक दो लाइन का हेनरी लॉ है। ठीक है, इतना करो, चैप्टर फिनिश करें फटाफट। मतलब क्या हुआ समझे, मतलब ये हुआ कि हमें ये पता अगर करना हो कि हमारी एबनॉर्मलिटी आई कितनी है, मतलब हमने कितनी गलती की है, एरर कितनी है, तो आप आई निकालोगे, और आई का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन आफ्टर, आफ्टर मतलब बाद वाला, मतलब नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, आई निकाल लेंगे हम लोग आराम से। ठीक है, नोट हो गया बेटा? सर थोड़ा सा एक, हाँ हाँ कर लो, आराम से कर लो। मानसी बस 2 मिनट रुको बेटा, इसका भी हो जाए फिर करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन दें क्या, कर लोगे? यस सर कर लेंगे। कर लोगे, चलो तो फिर लिखो कैलकुलेट, कैलकुलेट डीओडी, डीओडी का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, NO का होल ट्वाइस, NO2 का होल, सॉरी Na2 नहीं NO3 होगा, NO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, और तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, गिवन क्या, आई तुम्हें दे रखा 2.74, ये तुम्हें गिवन है। ठीक है, और तुम्हें इसके लिए क्या निकालना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीओडी का मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अच्छा एक चीज, हाँ यहाँ पे एक चीज और कर लो, रुक जाओ, देखो बेटा एक बार बताओ, तुम लोगों ने पूछा भी नहीं, हमने बताया भी नहीं, एन कैसे निकालोगे,
अगर तुमसे कोई कहे कि सिग्निफिकेंस क्या है एन का, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ एन, तो बता सकता है सिग्निफिकेंस एन क्या है? लिख लो यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम एक AlCl3 है, अगर हम इसे तोड़ दें, AlCl3 मॉलिक्यूल अगर हम तोड़ दें, क्या बनेगा अपने पास? एक तो Al3+ बनेगा और प्लस का 3Cl निगेटिव बनेगा। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स बेटा बताओ एन कितने हो गए? यहां से एन की वैल्यू बताओ कितनी हो गई? प्रोडक्ट, अरे प्रोडक्ट जब बन गया तो कितने हैं बताओ, मॉलिक्यूल कितने टोटल? 3Cl है, एल कितना है? सर 4 LC। एन कितना निकल के आ गया? 4। ठीक है, देखो बात सुनो, बिल्कुल सही कह रही लड़की। एल तुम्हारा एक बना, 1 मोल, जब कुछ नहीं है यहाँ पे तो 1 हो गया, और 3 तुम्हारे Cl बने तो 3 और 1 4, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 4। तो ध्यान रखना नंबर ऑफ मोल्स बताने प्रोडक्ट के, ना कि रिएक्टेंट के। ठीक है, और एक्स जो होता है बेटा तुम्हारा, एक्स अगर यहाँ यहीं पे आगे लिख लो, जो तुम्हारा एक्स होता है उसी को हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं, DOD। ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तुम लोग पूरा लिखना, शॉर्ट मत लिखना, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन नोट करो इतना जल्दी से, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कर लिया नोट बेटा? सर रुको एक मिनट। अगर आपसे कोई पूछे कि एन क्या है, तो एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में कितने नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, जो भी आपके आयंस हैं, ठीक है, उनके नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं। तो 3Cl बन रहा है, 1 Al, टोटल कितने हो गए? 4। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता तो ये वाला क्वेश्चन आप कर ही नहीं पाते जो मैंने आपको दिया अभी। और एक्स क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो अगर आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा है, मतलब आपसे एक्स पूछ रहा है। ठीक है, यस सर। चलो अब आ जाओ, अब करो ये क्वेश्चन करके दिखाओ, चलो इसका सॉल्यूशन करो जल्दी से। सर 2.7 क्या क्या लिखा है ये? 2.74, 2.74 यस सर। यहाँ पे लिखा है 2.74। ठीक है, 2.74। चलो भाई, किसी से हुआ क्या? किसी से आंसर आया? देखो बेटा, फॉर्मूला क्या लगेगा अपने पास? I इज इक्वल टू कितना होता था? 1 + n-1 इंटू में x। ठीक है, I तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ कितना? 2.74 इज इक्वल टू 1 + n, बताओ कितना होगा? इस वाले मॉलिक्यूल को ब्रेक करो और बताओ n कितना होगा। अगर तुम BaNO3 का होल ट्वाइस को ब्रेक करोगे, ठीक है, बताओ कितना होगा? इसे ब्रेक करने के बाद क्या मिलेगा, बता सकता है कोई? बताओ बेटा। अरे देखो, सर बी बी 2 बी Ba2 ए। पॉजिटिव आएगा प्लस यस सर। 2NO3 निगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो 2 यस ये सर। और 1 ये, 3, यानी कि n कितना निकल के आ गया अपने पास यहाँ से? 3। अरे n कैसे 3 आया पता ही चल गया ना, बस मॉलिक्यूल को उठाया, तोड़ दिया उसे, यहाँ से n की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 3। कैसे पता? 2 ये बने हैं, 2 NO3 निगेटिव बना, 1 Ba बना है, तो टोटल कितने हो गए? 2 और 1 3। ठीक है, तो तुम्हें क्या करना, n की वैल्यू पुट कर दो, कितना है? 3। 3 - 1 कर दो, x तुम्हें फाइंड नहीं करना है। तो यहाँ पे कितना बचा बेटा? 1 प्लस का 2x बचा, इस 1 को उधर ही भेजे दे डायरेक्ट, है ना, हटाओ यहाँ से। तो देखो क्या बचा, तो बचा अपने पास 2x इज इक्वल टू किसके बचा? 2x इज इक्वल टू हो गया 1.74 ही तो बचेगा यहाँ पे। जब 2 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना बचेगा? 1.74। 1 पॉइंट, भाई ये 1 उधर ले जाओगे, प्लस का उधर जाके माइनस नहीं हो जाएगा? ठीक है, 0.87 आ रहा मानसी। चलो, तो यहाँ से क्या करोगे, x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1.74 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से मानसी का आंसर क्या आ रहा है? कह रही है 0.87। इसे सॉल्व कर लेना, 0.87 आना चाहिए भाई। 0.84 लिखा है, क्या लिखा है? 0.87, ठीक, 0.87। देख लो भाई कैलकुलेट करके, इतना आ रहा है? यस सर। इतना ही आ रहा है ना? हाँ तो बस ठीक है, चलो अब देखो आपको क्या करना है, बस हम छोटे छोटे जो हम लोगों ने 4 फॉर्मूले पढ़े थे, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के हमने जो 4 फॉर्मूले पढ़े थे, उन चारों फॉर्मूले को हमें क्या करना है, बस एक बार कायदे से देखना है। ठीक है सर जो हमने ये ब्रेक किया ना Ba2 + 2NO3 वाला, हाँ, इसमें 2 NO3 में 2 आ गया है सर, और बी में क्यों नहीं आया? Ba में
आगे 2। बेटा होल ट्वाइस तो सिर्फ NO3 का है ना, Ba का थोड़ा ना होल ट्वाइस है। अगर ऐसा लिखा होता कि BaNO3 इस पूरे का होल ट्वाइस, तब इस B के आगे 2 आता। होल ट्वाइस तो सिर्फ NO3 का है ना, मतलब NO3 का ही तो सिर्फ होल ट्वाइस है, Ba तो अलग है बेचारा बैठा हुआ, इसे तोड़ दो, Ba अलग चला जाएगा, ये अलग चला जाएगा। ठीक यस है, सर, यस सर। इतना हो गया सबका? अरे बताओ ना, हो गया? यस सर। यस सर चलो, हो गया। अब तुम्हें क्या करना है, कुछ फॉर्मूले फिर से करेक्ट करके लिखना है, ठीक है? लिखो कॉलिगेटिव, या लिखो फॉर्मूले, लिख कुछ भी लिख लो, या क्या लिखोगे यार, ऐसे लिखो कॉलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है उनके प्रॉपर्टी लिख लेना बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के करेक्ट फॉर्मूले हम लोगों को लिखने हैं, ठीक है? देखो, पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, याद है किसी को? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, याद है कि नहीं याद है? जल्दी बताओ दो, क्या होता था अपने पास, बता सकता है कोई? P0A माइनस का PS अपॉन में P0A, किसके इक्वल होता था ये होता था, बताओ? मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता था ना, NB अपॉन NA के। अरे मोल फ्रैक्शन के तो इक्वल होता था XB, याद है? XA XB। तुम्हें क्या करना है, उस फॉर्मूले को, ये पुराना वाला फॉर्मूला है, देखो पुराना देखोगे तो यही फॉर्मूला था, तुम्हें कुछ नहीं करना, बस उसमें I से मल्टीप्लाई कर देना है, बस इतना सा करेक्शन करना था। ऐसे दूसरा फॉर्मूला लिख लो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी, फॉर्मूला क्या होता था बताओ? KB इंटू M होता था, बस क्या करो, I से मल्टीप्लाई कर दो। तीसरा क्या था, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF, क्या करना है तुम्हें, I इंटू KF इंटू M कर दो, बस I से मल्टीप्लाई करना, बाकी कुछ भी नया नहीं करना है, ठीक है? पाई इक्वल टू, अभी फॉर्मूला क्या निकाला था बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर का, जल्दी बता दो, पाई इक्वल टू अभी निकाला था, पाई इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या फॉर्मूला निकाला था, जल्दी बताओ? सर CRT। पाई इक्वल टू CRT, अभी तो निकाला था, आज ही तो पढ़ा है। पाई इक्वल टू CRT, क्या करो, इसमें I से मल्टीप्लाई करो, बस। तो बस तुम्हें क्या करना है, I से मल्टीप्लाई करना है, चारों फॉर्मूले में ये करेक्ट हो जाएंगे। अब अगर तुमसे कभी भी पूछा जाए क्वेश्चन में कि तुम्हें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर, या फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इनमें से कोई भी पूछा जाए तो तुम्हें फॉर्मूला यही वाला लगाना है। और एक चीज, अगर तुम्हें क्वेश्चन में I गिवन है तो कोई दिक्कत ही नहीं, अगर I गिवन नहीं है तो I को 1 मानना है। लिख लो ये बात कहीं पे, अगर, क्या, अगर मगर, अगर I गिवन नहीं है, नहीं है, तब I 1 मानना है, ठीक है? ये याद रखना, क्या समझे? अगर क्वेश्चन में I दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर I नहीं दिया है तो I कितना मानना, अपने आप से 1 मान लेना। आई बात समझ में? अब इसके क्वेश्चंस अपने को देखने पड़ेंगे, नोट कर लिया सबने? एक बार नोट कर लो फिर बताओ मुझे। सर कर लिया। ठीक है, बाकी बच्चों का हो गया क्या? यस सर। चलो ठीक है, अब जरा मैं इसके क्वेश्चन देख लूं कहाँ पे हैं। ओके ओके, के क्वेश्चन, हाँ चलो मिल गए, ये रहा क्वेश्चन। अरे तो कुछ मेहनत करनी नहीं पड़ी। देखो भाई, पहला क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0 ऑफ एन फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन के लिए इनमें से कौन सा 0 नहीं होता है, ठीक है? पोल कर रहे हैं, बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। जो तुम्हारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं उनके लिए क्या 0 नहीं होता, बता दो जल्दी से। एक बच्चे ने अभी तक आंसर दिया है भाई, 2 बच्चों ने, बताओ जल्दी बताओ। 3 बच्चे, 4 बच्चे, 20 बच्चे बैठे, आंसर सिर्फ 4 बच्चे कर रहे हैं यार, कैसी बातें कर रहे हो? सारे बच्चे आंसर दो बेटा, सब लोग आंसर दो भाई। मानसी कह रही B, 7 बच्चों ने आंसर दिया अभी तक, अभी भी बहुत कम। सब लोग आंसर जब तक नहीं दोगे तब तक अगला क्वेश्चन कराएंगे ही नहीं, भले तुक्का मारो, आंसर दो। कौन क्लास छोड़ के चला गया भाई?
अच्छा बच्चे क्या कर सकते हैं यार, देखो जिसे पढ़ना है वो पढ़ेगा, जिसे नहीं पढ़ना वो नहीं पढ़ेगा, क्या कर सकते हैं, हम तो अपना एफर्ट लगा ही रहे हैं, है ना। 14 बच्चों ने, देखो 15 बच्चों में से 9 बच्चे कह रहे हैं कि ऑप्शन नंबर 2 सही है, और 5 बच्चे कह रहे हैं कि ए सही है, और एक बच्चा जो है वो कह रहा है सी सही है। तो एक बार बताओ, मान लो अंजना कह रही ऑप्शन बी, ओके इसे एंड कर रहे हैं, ठीक है, इसे कर दो एंड। एंड अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, अपने पास एक बीकर ये है, एक बीकर ये है, खूब ध्यान से सुनना मेरी बात, ठीक है, और इसमें कुछ सोल्यूशन भरा हुआ है, इसमें कुछ सोल्यूशन भरा हुआ है। मान लो इसमें भी सॉल्यूशन ही है, तो इसके 100 पार्टिकल हैं, इसमें भी सॉल्यूशन है 100 पार्टिकल हैं। अब तुम जब इन्हें लाके एक ही बीकर में डाल दोगे, टोटल पार्टिकल कितने हो गए, 100 200। सेम बीकर में लाके तुम डाल रहे हो, है ना, या अलग भी डालते तब भी नंबर ऑफ पार्टिकल तो बढ़ गए। अब जब नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए तो कोलिजन तो ज्यादा होगा। अगर नहीं पता कि एस होता क्या है, या अगर डेल्टा एस तुम्हें नहीं पता क्या होता तो हम तुम्हें बता दें, एस का मतलब होता है एंट्रोपी, और एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। रैंडमनेस समझते हो, रैंडमनेस का मतलब तितर बितर, कहते नहीं तितर बितर सब चीजें, उसी को बोलते हैं रैंडमनेस। तो बेटा एक बात बताओ, जब तुम दो मिक्सचर को आपस में मिलाओगे, क्या कह रहा है, आइडियल सोल्यूशन के लिए, आइडियल में भी तो मिलाते तो हैं ही, राउट्स लॉ को ओबे करे चाहे किसी को भी करे, हम दो सोल्यूशन को तो आपस में मिला ही देते हैं। तो अगर कभी भी तुम दो सोल्यूशन को मिलाओगे तो बेटा एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। हमने पहले पेज पे लिखवाया था, जो पहला पेज मतलब उसका था आइडियल नॉन आइडियल और ये सब, उसमें लिखवाया था कि एंट्रोपी कभी भी घटती नहीं है ना निगेटिव आती है, एंट्रोपी हमेशा बढ़ेगी अगर आप मिक्सचर को मिलाओगे। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया उनका आंसर सही है, ठीक है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाएं क्या, बताओ भाई, ये क्वेश्चन करके दिखाओ, चैट में आंसर करना। कह रहा है इफ 3 मोल्स ऑफ ए इज मिक्स्ड विद 2 मोल्स ऑफ बी, फाइंड पीए पीबी एंड पीटी। मतलब प्रेशर ऑफ ए प्योर, सॉरी, प्रेशर ऑफ ए पूछा है, प्रेशर ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ बी पूछा है, और टोटल वेपर प्रेशर पूछा गया है। कुछ चीजें गिवन है, क्वेश्चन करो और बताओ कितना आएगा। कर पाओगे क्या, कर पाओगे बेटा, या हम हेल्प करें। सर बता दो आप ही। चलो फिर देखो, देखो भाई सबसे पहले क्या निकालते हैं, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लो, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लो। कैसे पता, कैसे पता, क्योंकि तुमसे पूछा क्या, पीए और पीबी पूछा है। बेटा अगर तुम्हें पीए का फॉर्मूला याद हो, पीए का फॉर्मूला क्या होता था, पीए का फॉर्मूला होता था पी नॉट ए इंटू में एक्स ए, और पीबी का फॉर्मूला क्या होता था, पीबी का फॉर्मूला क्या होता था, पीबी का फॉर्मूला होता था पी नॉट बी इंटू में एक्स बी। तो एक बार बताओ भैया, पीए और पीबी तो हमें क्वेश्चन में गिवे नहीं है ये लिखे हुए, तो हमें क्या एक्स ए और एक्स बी पता होना चाहिए ना। तो एक्स ए निकालेंगे, एक्स ए कैसे निकालते थे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते थे, अगर ए के मोल फ्रैक्शन निकाल लो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में टोटल मोल्स। तो ए के मोल्स कितने देखिए जरा, ए के मोल्स कितने 3, तो ऊपर क्या लिखते थे, पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। चलो एक बार कैसे निकालते थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना दे रखा है, तुम्हें दे रखा है 3, और अपॉन में ए का मोल्स यानी कि 3 प्लस बी का मोल्स यानी कि 2, तो कितना आ गया 3 बटे, सॉरी ये 2 लिखना था ना, यहाँ पे 2, तो कितना आ गया 3 बटे 5, 3/5, ठीक है। ऐसे अगर एक्स भी निकालोगे कितना आ जाएगा बता दो, 2/5 आ जाएगा। इसी फॉर्मूले से निकाल लेना, वहां पे एक्स बी एन बी अपॉन में एन ए प्लस एन बी हो जाएगा। तो हमने एक्स ए एक्स बी निकाल लिया, वैल्यू पुट कर दो। पी नॉट ए कितना गिवन है, पी नॉट ए दे रखा है तुम्हें 200, तो 200 इंटू एक्स ए कितना निकाला हमने, एक्स निकाला हमने 3/5, कितना आता है बता दे, जल्दी बता दे। 5 चक्कू 20 और 4 3 12, 120 आंसर, 120 ही तो आएगा, 120 ही आएगा, ठीक है। इसके आगे लिख लो कितना आ गया, यहाँ से आ गया अपने पास 120। ये निकाल लो बेटा, पी नॉट बी, पी नॉट बी कितना दे रखा है तुम्हें क्वेश्चन में 100, पी नॉट बी दे रखा है 100 इंटू में एक्स बी, एक्स बी कितना दे रखा है, एक्स बी का भाई, एक्स बी का निकाला, ये रहा एक्स बी, ये रहा 2/5, 2/5, 5 दूना 10, कितना हो गया 40, ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये पी ए पी बी निकाल लिया ना, और तुम्हें पूछा क्या गया पी टोटल, तो पी टोटल कैसे निकालते हैं बेटा, पी टोटल निकालते हैं पी ए प्लस पी बी, ठीक है। पी ए कितना निकाला हम लोगों ने 120, पी बी कितना निकाला 40, ओके मानसी, मानसी का आंसर आ चुका है, ये हो गया 40। तो ये टोटल जोड़ो कितना आ जाएगा 160 टोटल प्रेशर, सिंपल।
किसी को टफ लगा क्या? कर लोगे कि नहीं करोगे बेटा, बताओ बताओ भाई, करोगे कि नहीं करोगे? सर कर लेंगे। बहुत सिंपल था, तुमने थोड़ा सा दिमाग लगाया होता तो तुम खुद ही कर लेते हैं। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था भाई। देखो कभी भी क्वेश्चन किया करो सबसे पहले देखा करो पूछा क्या गया तुमसे। पीए पीबी पूछा गया है, अब तुम्हें पीए का फॉर्मूला पता होना चाहिए, लिखवा चुके हैं तुम्हें। क्या होता है? पी नॉट ए होता है इनटू में एक्स ए होता है। पी नॉट ए तो गिवन था, एक्स ए गिवन था नहीं था, तो इसका मतलब सबसे पहला काम क्या करना है? एक्स ए निकालना था। ऐसे जब तुम पीबी लिखोगे तो पीबी का फॉर्मूला क्या होता है? पी नॉट बी होता है इनटू में क्या होता है? एक्स बी होता है। पी नॉट बी गिवन है, एक्स बी गिवन है नहीं गिवन है, तो ये तुम्हें निकालना था। तो बस फिर उसके बाद क्या करा? पीए पीबी निकाल के टोटल प्रेशर में ऐड कर दिया। तुम नीरज पूछ रहे थे राउट्स लॉ क्या होता है, चलो यहीं पे तुम्हें समझा देते हैं राउट्स लॉ, क्योंकि तुमने बेटा क्लास स्किप की इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आया। देखो राउट्स लॉ तुम्हें समझाते हैं। राउट्स ने ये बोला कि अगर एक तुम्हारे पास बीकर है और ये ऊपर से ऐसे क्लोज है, ठीक है, और इसके अंदर दो टाइप के सोल्यूशन भरे हुए हैं, एक मान लो ए सोल्यूशन भरा हुआ है, एक सोल्यूशन भरा हुआ है ए, एक सोल्यूशन भरा हुआ है बी, तो इसकी भी वेपर्स निकलेंगी, इसकी वेपर्स भी निकलेंगी। तो इसकी जो वेपर्स हैं वो भी क्या करेंगे? इसकी लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे, और इसकी जो वेपर्स हैं ये भी क्या करेंगे? लिक्विड की सरफेस पे प्रेशर लगाएंगे। तो राउट्स ने बस इतना बताया कि टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो ए के वेपर प्रेशर प्लस बी के वेपर प्रेशर दोनों के इक्वल होगा, बस यही राउट्स लॉ है। ठीक है, तो वहीं क्लास स्किप हुई है इसीलिए तुम्हें बेटा नहीं समझ में आया, बट चलो ट्राई करते हैं कि तुम्हारी एक क्लास हम रख देंगे, सो दैट जिन बच्चों का भी छूटा है वो एक ही क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन एक बात तुम्हें बता दें, तुम्हें अगर ऐसा लग रहा हो तो फायदे ही क्या हमारे इतने लेक्चर लिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेटा सिर्फ अपनी भरपाई कर रहे हैं, वो जो माइनस में चला गया वो उनका ऊपर तक बस आ ही पाएगा। और तुम यहाँ पूरा जो तुमने 3 लेक्चर लिए हैं उसके बाद तुम अब क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो तुम्हारी वो नहीं हो पाए, क्योंकि 1 घंटे में देखो हम उतनी अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे। पहली बात तो 1 घंटे में बहुत तेजी में खींचेंगे एकदम से, आधा समझ में आएगा आधा नहीं आएगा। क्योंकि तुम खुद सोच के देखो, जो चीज हम लोग 1.25 घंटे तुम्हारी क्लास होती है, जो 1.25 घंटे की मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो जो चीज हम लोग 3.5 पौने 4 घंटे में कर रहे हैं वो चीज हम 1 घंटे में कैसे करा देंगे? ऐसे करा सकते हैं बहुत तेजी में, है ना। चलो फिर अगला क्वेश्चन। सर आप करा देना, हम समझ लेंगे। हाँ करा दें, ठीक है। कह रहा है कंपेयर फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। ये क्वेश्चन कर सकते हो क्या? थोड़ा दिमाग लगा लो। फ्रीजिंग पॉइंट कंपेयर करना है, ऑर्डर लिखना, ऑर्डर बता सकते हो? किसी का माइंड में कुछ भी है? देखो तुम ये नहीं कर पाओगे, हमें ऐसे ही पता है कि तुम ये नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए तुम एक चीज लिख लो। देखो बेटा, अगर तुम्हारा आई बढ़ेगा, आई क्या है? आई क्या बेटा? अरे बॉन्ड ऑफ फैक्टर अभी तो पढ़ा है। ऐसे करोगे तो कैसे फिर मजा आएगा यार। आई और एन एक ही चीज मान के चला करो इन जनरल, ठीक है। आई क्या होता है? बॉन्ड ऑफ फैक्टर। अगर तुम्हारा आई बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होंगी वो भी बढ़ेंगी, ठीक है। और डेल्टा टीएफ जो होगा बेटा वो भी तुम्हारा बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारा टीएफ होगा, टीएफ वो तुम्हारा डिक्रीज होगा। आई बात समझ? तो तुम्हें एक तो ये रिलेशन याद ही करना है। अगर तुमने एक ये रिलेशन, एक हम और लिखवाएंगे, वो दो रिलेशन याद कर लिए तो तुम्हारे बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट के क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। एक तो ये याद कर लो, ठीक है। देखो अब बात समझो, तुम्हें एन कैलकुलेट करना है। बताओ बेटा एन कैसे निकालेंगे? K2SO4 के लिए एन निकालो, कितना होगा? K2SO4 के लिए एन बताओ कितना होगा? तोड़ दो इसे, तो तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2K पॉजिटिव प्लस का SO4 2 नेगेटिव। एन कितना निकल गया है? अरे 3 निकल गया बेटा, 2K है, एक SO4 है। SO4 2 नेगेटिव, एक ही मॉलिक्यूल तो है। तो एन कितना आया यहाँ के लिए? एन आया इसके लिए 3। KCl के NaCl के लिए एन कितना आएगा बताओ, जल्दी बताओ। सर 1 आएगा, बिल्कुल सही। और हम आपको बता दें बेटा, जो यूरिया हो गया या फिर जितने भी तुम्हारे नेचुरल शुगर होते हैं उनके लिए एन हमेशा 1 होता है, क्योंकि वो सिंगल एक ही यूनिट होती है, उसे तोड़ नहीं सकते आप। AlCl3 के लिए एन बताओ निकलवा, अभी हमने लिखवाया भी था एग्जांपल में, अगर याद हो। 4 है ना, लिखवा, ठीक है। तो देखो आई सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा आई किसका बताओ? सर AlCl3 का। AlCl3 का। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आई सबसे ज्यादा है ना, और तुमसे पूछा क्या? फ्रीजिंग पॉइंट पूछा है, तो जिसका सबसे ज्यादा आई होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा, ठीक है। तो यानी कि सबसे कम किसका हो गया? डी वाले का। तो डी को सबसे पहले इधर लिख दो। डी के बाद बताओ आई किसका सबसे ज्यादा है? सर K2SO4 ए का है ना, तो इसके बाद क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। फिर बताओ क्या है? सर इसके बाद फिर दोनों बराबर ही है। हाँ सर बी। देखो NaCl को बेटा ब्रेक तब भी कर सकते हो, यूरिया को तो तुम ब्रेक ही नहीं कर सकते। उसके बाद तुम बी लिख लेना और फिर तुम लिख लेना सी। ये ऑर्डर तुम्हारा सही, ठीक है। क्योंकि NaCl तो 2, NaCl का 1 नहीं होगा बेटा, गलत लिख दिया मैंने। 1 क्यों होगा यहाँ पे? 2 होगा, एक सेकंड। क्योंकि देखो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, टूटने के बाद तो एक Na और एक Cl 2 हो गया ना।
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, एन क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में तो दो चीजें हैं, Na पॉजिटिव भी है, Cl नेगेटिव भी है, N2 होगा वहां पे, ध्यान रखना NaCl में N2 होगा, ठीक है, और ये वाला ऑर्डर सही होगा। दिस इज द राइट ऑर्डर ऑफ ब्रीथिंग। चलो हो गया इतना, हो गया बेटा? जी सर। यस सर। चलो अगला क्वेश्चन देखो, फिर कीबोर्ड का। विच शोज नेगेटिव डेविएशन, पता है आपको, ये लिखवाया है मैंने, क्यों? हमने आपको एग्जांपल लिखवाया ना पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन के, बताओ, नोट्स नहीं बनाते क्या तुम लोग? सर बनाते हैं। तो बेटा उसमें देखना, उसमें सीधा सीधा इसका आंसर लिखा हुआ एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म को एसीटोन के साथ मिलाओगे तो नेगेटिव डेविएशन देगा, ठीक है, उसमें लिखा हुआ पढ़ लेना, ठीक है। तो ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, अगला वाला देख लो, कंपेयर बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा कंपेयर करो बॉइलिंग पॉइंट, ये कर सकते हो क्या? देखो इसके लिए तुम्हें क्या याद रखना, वही हमने जो बोला था, आई अगर ज्यादा होगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा होंगी, और तुम्हारा डेल्टा टीबी, अब की बॉइलिंग पॉइंट पूछना, यानी टीबी फ्रीजिंग पॉइंट पूछता तो टीएफ, तो डेल्टा टीबी भी ज्यादा होगा और टीबी भी ज्यादा होगा। तो तुम्हें बस क्या करना है, तुम्हें एन निकालना, एन कह दो या आई कह दो, देखो आई इज इक्वल टू एन कंसीडर करके चलना, ठीक है। तो एन निकाल लो, जिसमें एन ज्यादा उसी का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। देखो कंसंट्रेशन सबकी सेम है, ये भी 0.1 0.1 0.1 0.1, तो कंसंट्रेशन से कोई मतलब ही नहीं रह गया। फॉर्मूला वैसे क्या लगाते हैं, पाई इज इक्वल टू सीआरटी लगाते हैं, सीआरटी कंसंट्रेशन देखते हैं, बट कंसंट्रेशन तो सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ आई निकाल ले रहे हैं, इसका आई ज्यादा होगा उसका ऑब्वियस सी बात है। अरे इधर देखो यार, पाई का फॉर्मूला क्या होता था, आईसीआरटी लिखते थे, आईसीआरटी, तो सारी कैलकुलेशन किस पे डिपेंड करेगी, आई पे तो करेगी। अगर आई मान लो कहीं पे 1 है और कहीं पे, क्योंकि सी और आर और टी तो सेम ही रहेगा, कंसंट्रेशन भी देखो सेम है, आर और टी वैसे सेम होता है, तो अब किस पे पाई की वैल्यू डिपेंड करेगी, आई पे तो करेगी। आई जिसका ज्यादा उसका प्रेशर जो है वो ज्यादा, नहीं बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, ठीक है। तो तुम्हें बॉइलिंग पॉइंट निकालना, एन बताओ, केसीएल में एन कितना होगा बेटा, केसीएल के लिए एन कितना होगा, सर 2 2, BaCl2 के लिए एन कितना होगा, 3 ओके, FeCl3 के लिए एन बोलो कितना होगा बेटा, 4 4, और यहाँ इसके लिए Fe2SO4 का होल थ्राइस के लिए एन कितना होगा, बता दो, अरे सर इसका आप बता दो। देखो इधर देखो, Fe2SO4 का होल थ्राइस, Fe को तोड़ो कितने, 2Fe 2 प्लस और प्लस 3SO4 2 नेगेटिव, तो 3 SO4 है, 2 Fe, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, एन की वैल्यू कितनी आ गई, 5, ठीक है। अगर एन की वैल्यू 5 है, अगर एन की वैल्यू 5 है तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा बेटा, अरे बोलो, चुप हो जाते हो, देखो ये पढ़ो ना बेटा क्या लिखा हुआ है, आई जिसका ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, डी का होगा सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। एग्जैक्ट, यानी कि ए का सबसे कम, देन फिर बी का सबसे कम, फिर सी का और फिर डी का, ये ऑर्डर सही होगा, ठीक है। किसका बॉइलिंग पॉइंट, ये किसका ऑर्डर है, बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर, नोट कर लो इतना जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्यों भाई, चलो यस सर। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, चलो आगे बढ़े क्या, यस सर। कह रहा है विच सॉल्ट वुड हैव सेम आई एज दैट ऑफ दिस मॉलिक्यूल। तुम्हें एन की वैल्यू बेटा बतानी है, पहले तो निकाल लो, एन NaCl में एन की वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बता दो, सर 2 Al2SO4 होल थ्राइस में एन की वैल्यू कितनी होगी, अभी निकाला, Fe बस था वहां पे, यहाँ पे Al है सर 5 5, क्योंकि देखो 2Al 3 पॉजिटिव हो जाएंगे और प्लस 3SO4 2 नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। एन की वैल्यू 5 हो गई, यहाँ पे Na2SO4 में एन की वैल्यू बोलो, सर 7 अरे 3 होगी बेटा, 7 कैसे हो जाएगी, देखो 2Na पॉजिटिव और प्लस का एक ही SO4 तो 2 नेगेटिव है, तो 2 ये और एक ये 3, ऐसे यहाँ पे n की वैल्यू बताओ कितनी होगी, जल्दी से बताओ, आवाज आ रही है, 3 होगी, 3 होगी, क्योंकि देखो 2 NO है, NO3 2 है और एक Al है, बस बात खत्म,
ठीक है। अब तुम्हें इस वाले मॉलिक्यूल का n कंपेयर करना है, तो देखो बेटा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, अगर तुमने अभी तक नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, और पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम तुम्हें एक चीज बता देते हैं, ठीक है, कि ये वाला जो स्फीयर होता है बेटा इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और कोऑर्डिनेशन स्फीयर कभी ब्रेक नहीं होता, तो ब्रेक क्या होगा, सिर्फ ये वाला मॉलिक्यूल, तीन तुम्हारे क्या हो जाएंगे, के 3K पॉजिटिव हो जाएगा, और प्लस प्लस FeCN6 3 निगेटिव, तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल और ये तीन मॉलिक्यूल, तीन और एक कितना हो गया 4, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 4, तो बता दो बेटा n किसके 4, किसका 4 आ रहा है, n तो किसी के 4 आ ही नहीं रहा अपने पास, ऐसा कैसे, गलत लिख दिया क्या, अच्छा हाँ बेटा ये गलत लिखा हुआ है, एक सेकंड, ये NO3 होल थ्राइस है, ये NO3 होल थ्राइस है यहाँ पे, ठीक है, तो उस वजह से ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है, AlNO3 होल थ्राइस, तो n की वैल्यू 4 है, ये भी n की वैल्यू 4 है, तो किसके इक्वल हो गया, ये D इज द राइट आंसर, ठीक है। यस सर। चलो हो गया इतना, यस सर। और है क्वेश्चन, और क्वेश्चन देखो, कह रहा है 0.5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इज आइसोटोनिक विद, पहले तो बता दो आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है बेटा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिनमें ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है, अभी पढ़ाया आज ही, जिसमें पाई1 इक्वल टू होता है किसके, π1 = π2। आज ही तो पढ़ाया ना। यस और सर, अभी हमने अभी आपको बोला कि देखो NaCl तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है, BaCl2 इलेक्ट्रोलाइट है, ये भी तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट है, हमने बोला जितने भी नेचुरल शुगर होते हैं या फिर यूरिया होता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो अगर अगर तुम्हारा यूरिया कैसा है, ये भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसका n कितना होगा, इसका भी 1 होगा, और शुगर क्या है, ये भी तुम्हारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तोड़ ही नहीं सकते तुम इसे, तो ये भी कितना होगा 1, तो ऑब्वियस सी बात है इसका आंसर क्या आ गया, बी फॉर बतख, ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर, कर लिया नोट बेटा, हो गया। यस सर। यस सर। चलो अब हेनरी लॉ और पढ़ लो जल्दी से, देखो हेनरी ने क्या बोला, हेनरी लॉ लिखो जल्दी से, यहां तक नोट, तुम ये नोट कर रहे हो क्या बेटा, क्वेश्चन सर कर लिए। कर लिए ना, अगर किसी का रहेगा तो कर लो, नहीं तो फिर आगे हेनरी लॉ पढ़ा दे, खत्म करें चैप्टर। चलो तो इसमें तुम लोग क्या लिखो, लिखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, हेनरी ने क्या बोला, बोला एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the solubility the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure, ठीक है, at constant temperature the solubility of a gas in liquid is directly proportional to the pressure, यानी कि इन्होंने क्या बोला कि जो तुम्हारा S होगा बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, P के, लेकिन कब, जब तुमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रख दिया तब, ठीक है, आई बात समझ में। और अगर एक तुम्हें कंडीशन यहां पे लिखनी है, if solubility is expressed in terms of number of moles, ठीक है, अगर तुम solubility को नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में देखोगे तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस in liquid is directly proportional to mole fraction of gas in liquid, लिख लो ऑफ गैस इन लिक्विड, मतलब क्या कह रहे हैं कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के, बस यही बेटा हेनरी लॉ है, बस और कुछ भी नहीं, या तो तुम याला याद कर सकते हो, दोनों ही करना है अपने को, तो वैसे सॉल्वेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, बट कब, जब कांस्टेंट टेम्परेचर, या फिर प्रेशर ऑफ गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन के, ठीक है, इतना नोट हो गया सबका, यस सर। इतना हो गया ना,
तो तुम्हें यहाँ पे लिखना है कि अब देखो इसी फॉर्मूले को थोड़ा एक्सप्रेस कर लेते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस क्या बोला, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस के। तो प्रेशर ऑफ गैस, अब प्रोपोर्शनलिटी के साथ हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को क्या बोलते हैं, के एच इंटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। तो तुम्हें ये वाला फॉर्मूला याद करना है। तुमसे कोई पूछ दे बेटा के एच क्या होता है, के एच को बोलते हैं हेनरीज लॉ, हेनरीज कांस्टेंट, सॉरी हेनरीज कांस्टेंट। ठीक है, इतना लिख लो। ध्यान रखना अगर टेम्परेचर बेटा बढ़ाओगे तो केएच की वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि केएच जो है डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे। और सॉल्युबिलिटी के लिए लेना, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक, यानी कि अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी कम। ठीक है, बस इसी के साथ अपना चैप्टर हो गया फिनिश पूरा। एक भी टॉपिक, नेगेटिव डेविएशन वाली स्लाइड शो करना जो क्वेश्चन था। ये वाला सर नहीं, नेगेटिव डेविएशन वाला क्वेश्चन नहीं था उसको। कौन सा क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन या टॉपिक नेगेटिव डेविएशन वाला? नेगेटिव डेविएशन वाला कौन सा क्वेश्चन था? पता नहीं कहाँ, कौन सा बेटा टॉपिक तो नहीं बता रहे हो आप? नहीं सर, अभी पीछे वाली स्लाइड करना। हेनरी लॉ से पीछे वाला, ये वाला या इससे पीछे? सर क्वेश्चन था कि द फॉलोइंग शोज नेगेटिव डेविएशन। ये कहाँ पे था? ये तो नहीं, अच्छा रुको एक सेकेंड। अच्छा इससे मतलब अभी जो पढ़ा ये या पहले वाला बता रहे हो आप? सर अभी जो पढ़ा। अच्छा भाई, मतलब अभी मतलब रिसेंट यही वाला हेनरी लॉ से पीछे वाला, या थोड़ी देर पहले जो पढ़ रहे थे? देख लो इनमें से तो नहीं कोई बता रहे हो। सर अभी गया पीछे। ये वाला, सर इससे पीछे। ये वाला, यस सर, यस सर। ओके। अच्छा ये लिखा है विश शो नेगेटिव, ओके। चलो कर लो जल्दी से नोट। ठीक है, बाकी हम लोग अब क्या करेंगे, अपना जब भी क्लास होगी उसमें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन अपना हो गया, सॉलिड स्टेट हो गया। अभी दोनों चैप्टर अच्छे से तैयार कर लो, इसका जो टेस्ट है उसके लिए हम बोल देंगे। ठीक है, क्यों भाई? सर कर लिया। चलो ठीक है, ठीक है, तो बस आज की क्लास यहीं पे ओवर करें। एक बार वीडियो बना देना, एक शॉर्ट। हाँ वीडियो बना देंगे। ठीक है, यहाँ तक अपना नोट कर लो खूब अच्छे से। बस इसके बाद हम लोग यहीं पे रुकते हैं। अब नया नया जब भी हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, नया चैप्टर या तो स्टार्ट करेंगे, और या तो क्या करेंगे, पहले एक सोल्यूशन की वीडियो वन शॉट में कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, बोलो ना? चलो ठीक है, चलो। गुड इवनिंग मानसी बेटा, गुड इवनिंग टू ऑल। चलो ठीक है, बाय बाय। गुड इवनिंग। चलो ठीक है, बाय सर।